नमस्कार। एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज अपन स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 की मैथ की जो पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है समुच्चय। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भी समुच्चय कहते किसको हैं। इंग्लिश में इसको सेट बोलते हैं। ठीक है, समुच्चय किसको बोलेंगे? वस्तु अथवा अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, अवयव हो सकते हैं, उनके सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। इन समुच्चयों को कैपिटल, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है अपन ने, वो क्या है? y बराबर 12 महीनों, वर्ष के 12 महीनों के नाम। तो ये एक क्या है? ये अवयव है। अक्ष कौन से अवयव हैं? ये वर्ष के 12 महीनों के नाम। तो ये y देखो, ये कैपिटल अक्षर से, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से दर्शाया गया है। ये क्या है? समुच्चय है। किसका समुच्चय है? वर्ष के 12 महीनों के नाम, इनका समुच्चय है। ठीक है, तो समुच्चय किसको बोलेंगे? वस्तु अथवा अवयव की सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। तो ये देखो 12 महीनों का क्या है? नामों का क्या है? संग्रह है। अब इस वाई को अपन क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। किसका समुच्चय है ये? किसका संग्रह है ये? 12 महीनों के नाम का संग्रह है। फिर देखो, ये देखो बात आई यहाँ पे वस्तु तो आप समझ गए सभी, लेकिन यहाँ पे साथ में एक नाम और आया, अवयव। अवयव किसको बोलेंगे? देखो, समुच्चय में उपस्थित वस्तुओं को अवयव कहते हैं। इन्हें ए बी सी, स्मॉल ए बी सी एक्स वाई जेड द्वारा निरूपित किए जाते हैं। जैसे अपने पास y बराबर कोई समुच्चय दे दिया जिसमें 1 2 3 4, ये क्या है? 1 2 3 4, या इसमें लिखा हुआ है ए आई ओ ई यू, ये लिखा हुआ है। इसको अपन किससे दर्शाएंगे? हमेशा स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो इसमें जो ये 1 2 3 4 हैं, या आई ए ओ ई यू, ये जो हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे। यानी समुच्चय में उपस्थित जो वस्तुएं होती हैं, समुच्चय में उपस्थित जो संख्याएं होती हैं, ये इनको अपन क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे। ठीक है, अब देखो समुच्चय है, इसको निरूपित करने की 2 विधियां अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो पहली विधि जो है वो है अपनी रोस्टर रूप। पहली विधि है रोस्टर रूप, इसको सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो है समुच्चय निर्माण रूप। तो देखो, देखते हैं अपन ये क्या होते हैं। तो देखो, पहले मैंने रोस्टर रूप के बारे में लिखा है। तो देखो रोस्टर रूप कैसे लिखा जाता है? समुच्चय का अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है तथा मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे कोई समुच्चय था, ऊपर अपन देखें ये y, यहाँ पे कोई समुच्चय था, इसके अंदर ये अवयव थे। इनको देखो, ये जो चिन्ह होता है अपने पास इस तरीके से, जिसको अपन कोमा बोलते हैं, इसको बोला जाता है अर्धविराम। इसको बोला जाता है अर्धविराम। ठीक है, तो अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। तो देखो, एक दूसरे अवयव को अर्धविराम द्वारा पृथक यानी अलग किया जा रहा है और मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। तो ये जो बेटा अपने पास इस तरीके का ये जो ब्रैकेट होता है, इसको अपन बोलेंगे मझला ब्रैकेट। तो इसको मझला ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल फॉर अपन देखें इसके अंदर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कितने स्वर होते हैं? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ
यू। तो देखो ये सभी के सभी अर्धविराम के द्वारा पृथक हो रहे हैं और मजले ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं। तो अगर इस तरीके का रूप लिखा गया है उसको अपन क्या बोलेंगे, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप बोलेंगे। फिर बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप अपन किसको बोलेंगे, देखो इसका एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर किसी भी अवयव में नहीं होता है। तो देखो इसका एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखा जाएगा और समुच्चय से बाहर किसी भी अवयव में नहीं होता है। ठीक है, समुच्चय से बाहर कोई भी अवयव इसमें नहीं आएगा। जैसे ए ई आई ओ यू अपने पास रोस्टर रूप में कुछ लिखा हुआ है, कोई समुच्चय है। अब देखो इसका सर्वनिष्ठ गुणधर्म क्या है, प्रत्येक इसमें जो लिखा गया जो प्रत्येक अवयव है वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। आपको पता चल जाएगा ये देखते ही कि ये क्या है। तो इसका गुणधर्म क्या हो गया कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इसका रोस्टर रूप अपन कैसे लिखेंगे, वी यानी वोवेल। ठीक है, इसको अपन वी से दर्शा देते हैं, कैपिटल वी से दर्शाया जाएगा। सबसे पहले लिखा है अपने कि समुच्चय को कैपिटल अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसको अपन लिख दिया वी बराबर, ये रोस्टर रूप होता है, अक्ष वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इस तरीके से अगर लिखा गया है वो तो कौन सा होगा, अपने पास समुच्चय निर्माण रूप होगा। ठीक है, और सीधा अगर इस तरीके से लिखा गया है वो होता है इसका रोस्टर रूप। तो समुच्चय को दो तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समुच्चय सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, अवयव के सुपरिभाषित, यानी अपने को उसका अर्थ पता चल जाना चाहिए। जैसे आप बाजार गए, एक थैले में बहुत सारी सब्जियां हैं आपके पास। ठीक है, उस थैले में भी पॉलीथीन है जिनमें एक में आपने आलू खरीदे, एक में आपने मटर खरीदा, एक में आपने गोभी खरीदा। ठीक है, तो वो आप उसके अंदर रख रखे हो, एक ही थैले के अंदर सब कुछ रख रहे हो, लेकिन उसके अंदर थैलियां हैं वो अलग अलग, उसको सही तरीके से परिभाषित कर सकती है कि ये थैली आलू की है, यानी वो जो थैली है जिसमें आलू है वो क्या हो गया, आलू का संग्रह हो गया। उसके बाद में एक गोभी की अलग है, मटर की अलग है। इस तरीके से वो क्या हो गई, सुपरिभाषित, अपने को पता चल रहा है कि ये भी इसका संग्रह है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो रोस्टर रूप में एक अवयव दो बार नहीं लिखते हैं। जैसे आप उदाहरण से इसको समझ सकते हो, जैसे कोई शब्द है अपने पास SCHOOL स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय। तो अगर इस वर्ड का अपन, इस शब्द का अपन समुच्चय लिखेंगे तो उसमें जो दो बार एक वर्ड आ रहा है उसको दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे समुच्चय में। तो देखो S एक बार आ रहा है, एक बार लिख दिया, C एक बार आ रहा है, एक बार लिख दिया, H एक बार आ रहा है, एक बार लिख दिया, लेकिन O दो बार आ रहा है, लेकिन इसको दो बार अपन नहीं लिखेंगे। रोस्टर रूप में एक ही बार लिखा जाएगा, फिर ये L आ जाएगा। अब देखो बेटा आगे कुछ विशेष समुच्चय हैं अपने पास, उनको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा काम आएंगे। तो देखो अगर कहीं पे, जैसे इसमें देखो यहां पे मैंने ये वी लिखा है, ये वी लिखा है, इसका मतलब हो गया वोवेल। ठीक है, इसी तरीके से ये जो अपन अंग्रेजी के वर्ड, कैपिटल वर्ड काम में लेंगे ये लिखे जाएंगे। तो देखो सबसे पहले अगर उस वी की जगह आपको एन लिखा हुआ मिलता है तो एन को अपन बोलेंगे, एन क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, एक से लेकर के, प्लस के एक से लेकर के और अनंत तक की जो संख्या होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। एन का मतलब नेचुरल नंबर। फिर देखो दूसरा है अपने पास जेड या आई। जेड या आई होता है उसको अपन बोलते हैं पूर्णांकों का समुच्चय, इंटीजर्स।
तो पूर्णांक क्या होते हैं, इसमें जीरो भी शामिल होता है, प्लस की संख्या भी आती है, माइनस की संख्या भी आती है, लेकिन पूरी पूरी आनी चाहिए। इसमें कोई भी दशमलव की संख्या नहीं आएगी, अंडर रूट की संख्या नहीं आएगी, ठीक है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो वो संख्या इसमें नहीं आएगी, कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएगी, भिन्न नहीं आएगी, पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा अंक इसमें होना चाहिए। डब्ल्यू अगर लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। देखो पूर्णांक और पूर्ण संख्या में इतना सा अंतर है कि देखो इसमें प्लस और माइनस दोनों की संख्या आती है, साथ में जीरो आता है, पूर्ण संख्या में जीरो आएगा और केवल प्लस की संख्या आएंगी। आगे देखो क्यू, क्यू लिखा हुआ है तो वो क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको p बटा क्यू के रूप में अपन लिख सकते हैं, और क्यू के बराबर क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। आर, आर आर क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, वास्तविक संख्या यानी जो भी संख्या अपन अपने दिमाग में सोच सकते हैं वो सारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है। फिर देखो अगर z के ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो वो क्या है, धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी प्लस की जितनी भी संख्या है वो। फिर अगर q के ऊपर प्लस लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो क्या हो जाएगा, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। फिर z के ऊपर अगर माइनस लगा हुआ है तो देखो प्लस लगा हुआ था तो धन पूर्णांकों का समुच्चय बना, माइनस लगा हुआ है तो ऋण पूर्णांकों का समुच्चय बन जाएगा। अब ऋण पूर्णांक इधर से स्टार्ट होंगे, माइनस इनफाइनेट, उसके बाद में फिर डैश देते, उसके बाद में -4, -3, -2, -1, सबसे लास्ट में क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे जो संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है माइनस की, और यहाँ पे जो होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। माइनस की संख्या जीरो के जितनी ज्यादा पास में होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी, और जीरो से दूर होगी माइनस की संख्या वो उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। जबकि धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस की संख्या में अगर जीरो के पास कोई संख्या है तो वो उतनी ही छोटी होगी, और प्लस की संख्या जीरो से जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, बड़ी होगी। तो बेटा ये था अपना समुच्चय के बारे में नॉर्मली जानकारी, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, तो वो आपको काम करना है अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है। अपन क्वेश्चन करते हैं कुछ। चैप्टर नंबर 1.1 इसमें, तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं 1.1। पहला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने को ये बताना इनमें से कौन सा समुच्चय बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, यानी अगर समुच्चय है तो वो क्यों है उसका कारण बताना है, अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो अपन देख सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीने हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो जनवरी होता है, एक जून होता है और एक जुलाई होता है। यानी अपन इसको एक संग्रह में सुपरिभाषित तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या बनेगा, एक समुच्चय बनेगा। अब देखो इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा, कि ये होगा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों को परिभाषित किया जा सकता है। जिसको परिभाषित किया जा सकता है वो समुच्चय है, नहीं किया जा सकता
वो समुच्चय नहीं है, किया जा सकता है। अतः यह क्या है, यह एक समुच्चय है। ठीक है, तो देखो बेटा मैं ये दो ही, एक तो नहीं है और एक है, ये वो दो ही पूरी लिख के बताऊंगा, बाकी फिर समुच्चय है या नहीं सिर्फ इतना ही लिखूंगा, आपको लिखना है आगे। तो देखो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उनमें से जनवरी, जून और जुलाई 3 ऐसे महीने हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो अपन इसको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों को परिभाषित किया जा सकता है, अतः यह एक समुच्चय है, यह समुच्चय बनाएगा। फिर देखो नेक्स्ट है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो 10 प्रतिभाशाली लेखक जो हैं उनको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारत में बहुत सारे लेखक हुए हैं। अब किसी कवि की, किसी लेखक की कोई कविता फेमस है, किसी का कोई साहित्य में जैसे कोई उपन्यास फेमस है, अब किसी का भी इसके आधार पर आकलन नहीं किया जा सकता, इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो अपन इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अतः यह एक समुच्चय नहीं है। ये सारे के सारे किस रूप में दिए गए हैं? सारे के सारे दिए गए हैं समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है ना? देखो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, किसकी प्रतिभा किसी में, किसकी प्रतिभा किसी में है, तो अपन इसको परिभाषित नहीं कर सकते, अतः यह समुच्चय नहीं बनाएगा, समुच्चय नहीं बनेगा। फिर देखो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो इसको भी अपन परिभाषित नहीं कर सकते कि कौन कौन से सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं। तो यह भी, ये पूरी की पूरी लाइन लिखनी है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह को अपन परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो देखो मैं लिख के बता देता हूं आपको, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट बेटा अपने पास अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। तो अपनी कक्षा में कितने बच्चे हैं आप अच्छी तरीके से बता सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको कक्षा के सभी बालकों के संग्रह को परिभाषित किया जा सकता है, अतः यह एक, ये पूरा लिखना है लाइन यहाँ पे। ठीक है, ये पूरी पूरी परिभाषित किया जा सकता है, अतः यह एक समुच्चय है। ये पूरी लाइन लिखनी है इस तरीके से, कक्षा के सभी बालकों के संग्रह को परिभाषित किया जा सकता है,
अतः यह एक समुच्चय है। इस तरीके से लिखना है इसका उत्तर। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्या अपन लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, और 100 से कम यानी 1 से लेकर के 99 तक की संख्या अपने को लिखनी है, तो वो अपन लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिखेंगे 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, सॉरी, संख्याओं के संग्रह को परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है अतः यह एक समुच्चय है। तो 100 से कम जो प्राकृत संख्या हैं उनको अपन लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषित कर सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक समुच्चय बन जाएगा अपने पास। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। तो भाई जो प्रेमचंद अपने जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं उनके उपन्यासों का संग्रह, यानी उन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं वो अपन परिभाषित कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई अनंत उपन्यास लिख दिए जो अपन उसको परिभाषित नहीं कर सकते। कुछ उपन्यास लिखे हैं उन्होंने जिनको अपने सुपरिभाषित कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास एक समुच्चय हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों के संग्रह को परिभाषित किया जा सकता है, अतः यह एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी पूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक कौन से हो गए, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। भाई ये कंडीशन दे दी कि सम होने चाहिए पूर्णांक, तो अपने क्या लिखेंगे इसके अंदर, सभी समपूर्णांकों के संग्रह को परिभाषित किया जा सकता है, अतः यह एक समुच्चय है। जिसको परिभाषित किया जा सकता है वो समुच्चय है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता वो समुच्चय नहीं है। फिर देखो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जो प्रश्न आए हैं उनको अपन परिभाषित कर सकते हैं, उनका संग्रह अपन बना सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों के संग्रह को परिभाषित किया जा सकता है, अतः यह एक समुच्चय है।
तो इस अध्याय में यानी इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न है आए हैं उनको अपन परिभाषित कर सकते हैं भाई, एक जगह लिख सकते हैं सुव्यवस्थित तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। फिर देखो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये अपने नहीं कर सकते, खतरनाक जानवरों के संग्रह को अपन परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, अपन इसको क्या लिखेंगे, विश्व के पता नहीं कौन कौन से जानवर कितने खतरनाक होते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों के संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अतः यह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन और इसके बारे में बेसिक जानकारी। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ना और इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, उसको आपको फिर नोटबुक में लिखना है और अब से आपकी क्लासें हैं वो रेगुलर चलेंगी। सभी को धन्यवाद।